नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डीएनएस में कई बार इसका डिस्कशन हो गया है। अब आगे जो हमारा कोर्स ऑफ इवेंट होगा वो यही होगा। हम लोग सारे आपके आसपास के जितनी भी कंट्रीज थी, मतलब इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। जो दो मैंने जानबूझ के छोड़ी है वो है, एक आपका मालदीव्स, जिसका हम लोग से कोई खास रिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट हम लोग उसको हमेशा बचाने के लिए जाते हैं। एंड सेकंड भूटान। ठीक है, भूटान का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कभी हमारे अगेंस्ट नहीं जाता, ये हमेशा हमारे साथ ही रहता है। जो भी हम लोग करते हैं उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करता है। सो दैट इज़ वाई मैंने इन दोनों को नहीं लिया है, इन दोनों का इतना रेलिवेंस नहीं है। अगर फिर भी इन केस मुझे आगे चल के लगता है कि प्रीलिम्स से पहले या मेन से पहले ऐसा लगता है कि यस, इट शुड ऑल्सो बी कवर्ड, so I will make a separate video on both of this and upload it in the playlist itself. Okay, तो इसके आगे अब हम लोग क्या देखने वाले, जो इम्पोर्टेंट मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो आपके ग्रुपिंग्स हैं, जिसका पार्ट है इंडिया। ठीक है, जिसका इंडिया पार्ट है और इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस के हैं, उन सबको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है सार्क। उसके बाद आप मतलब नंबरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग दे सकते हैं, जैसे बिम्स्टेक है, फिर उसके बाद एससीओ है, ठीक है, ब्रिक्स है। इन सबको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारा का सारा। डीएनएस में कई बार डिस्कशन हुआ है, बट यहाँ पे एक सेपरेटली अगर प्लेलिस्ट में हो जाएगा तो आपके पास एक जगह पे सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। सो यू कैन वेरी वेल उसका यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम पास करे बगैर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मेन आप लोग ऐसा समझ गया कि साउथ एशियन रीजन के लिए हम लोग को रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हम लोग ने इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, सो इसका ब्रेन चाइल्ड तो वैसे ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का कहा जाता है। सो वी विल वहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके जेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। इसका चार्टर जब ढाका में साइन किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। सो तब से लेके ये इनिशियली तो इसके अंदर आपका अफगानिस्तान नहीं था। 7 फाउंडिंग कंट्रीज सिर्फ थे आपके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन क्या बोलते हैं, बाद में अफगानिस्तान ऑन द मतलब ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ने रेकमेंड किया था कि इसको भी इसका मेंबर बना लेना चाहिए 2005 में। सो इट वाज आल्सो मेड द मेंबर ऑफ सार्क। ओके, नेक्स्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में है। इसके ये आपके कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, दीज आर द 8 कंट्रीज जो कि आपके सार्क के मेंबर्स हैं। हम लोग को सारे कंट्रीज का हम लोग ने लगभग देखा हुआ है नेबरिंग, तो आप लोग को कुछ इसमें मुझे वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर भी अगर आप लोग ने इसमें से किसी का भी मतलब जिसका नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसका ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान का नहीं किया गया है, मालदीव्स का नहीं किया गया, इंडिया अपने साथ रिलेशन कैसे रखेगा, तो इंडिया का हो गया, ये तीनों का नहीं। बाकी ये आपके सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इन सब के जो आपके इसके अलॉन्ग विथ चाइना भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो सब वीडियो जो इससे पहले प्रिसीड कर रहे हैं, 7 वीडियो इससे पहले प्रिसीड कर रहे हैं, उन सबको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तो आप लोग को एक ब्रीफ क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका रहेगा, तो इसके बाद ये सब पढ़ना आसान पड़ेगा। ओके, चलिए इसको अगर मैं मैप के हिसाब से दिखाऊं तो दीज आर द 8 कंट्रीज जो कि आपके सार्क के मेंबर्स हैं। ठीक है, सार्क के मेंबर्स हैं। ये इंडिया सबसे आगे, आपका प्यारा भारत। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर। ओके, भूटान, बांग्लादेश, ये यहाँ पे आपका फाउंडेशन किया गया था, आपका सिग्नेचर किया गया था, श्रीलंका, एंड दिस इज मालदीव्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स। ठीक है, वो भी ओके, मालदीव्स। दिस आर द 8 कंट्रीज। ओके, कुछ आपके ऑब्जर्वर्स भी हैं, 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज आर राइट नाउ। ठीक है, ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कौन कौन है, एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया इसको कहा जाता है। ठीक है, साउथ कोरिया कहा जाता है। और जो आपका नॉर्थ कोरिया उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, यहाँ पे पीपल आ जाएगा। ठीक है, पीपल का झाड़। नेक्स्ट, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो आपके
सार्क के ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। आई रिमेंबर, अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा है तो अब ये 10 हो चुका है, अगर मुझे याद आ रहा है अच्छे तरीके से। इसमें बढ़ते घटते रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द कैसे भी आफ्टर द बाय, मतलब आपका सेपरेशन ऑफ यूके, यूके जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है तो वो इसका अनदर एक ऑब्जर्वर बना हुआ है। हालांकि तब से लेके अभी तक कोई भी मीटिंग्स हुई ही नहीं है, तो जब मीटिंग होगी तो वापस से ऑब्जर्वर की लिस्ट अपडेट होगी। बट एज ए सेड कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, यूपीएससी के हिसाब से कोई भी रेलेवेंस नहीं रखता। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स वगैरह जो है उनको मैं इसके ये वाले के बाद बताऊंगा, क्योंकि इतना रेलेवेंस का नहीं रहता। हम लोग उसको पूरा पढ़ डालते हैं, उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये वो अच्छा अच्छा चीज़ सब लिख देते हैं, लेकिन वो सब मतलब इतना रेलेवेंस का नहीं रहता। आप उसको मेंस वगैरह में एज ए फिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, किसी रेलेवेंस का नहीं रहता। ओके, सो स्पेशलाइज्ड बॉडीज जो है उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। So this is the SAARC Development Fund. This is the SAARC Development Fund. ये आपका भूटान में है, ठीक है। दिस इज इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब इसको जो सिचुएटेड किया गया है भूटान में है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग को याद रखना है कि दिस इज ऑन भूटान, ये भूटान में है। नेक्स्ट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। ये आपका डेवलपमेंट फंड का मतलब क्या है कि आपके साउथ एशियन रीजन में, मतलब सार के जो कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेस, अपने मनी जो है, अपने कुछ पैसे यहाँ पे पूल अप करके रखे रहेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द, अगर कोई इस रीजन में कोई आपदा आती है, कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट इशू आ जाता है जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस डेवलपमेंट फंड में से यूज़ किया जाता है। हाँ, लेकिन वो बेल आउट पैकेज जैसा नहीं होगा कि हाँ वो मतलब कंगाल होने जा रही है तो उसको बचाने जाएगा, नहीं। ये डेवलपमेंट फंड है, ठीक है। डेवलपमेंट फंड है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन वगैरह देना, या अदर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर लोन वगैरह देना। दिस आर द थिंग जो कि ये करता है। ओके, नेक्स्ट है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये इंडिया में है, दिल्ली में है। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चाणक्यपुरी, वहीं पे ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वहीं पे यूनिवर्सिटी है। सॉरी। इसमें सारे कंट्रीज़ का अपना अपना कोटा डिसाइडेड है, और उस हिसाब से ही यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं। मोस्टली आपके सार के स्टूडेंट्स को हायर कोटाज दिया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेनर्स के लिए हिसाब से। अदर फॉरेनर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, ये वो यहाँ पे आ सकते हैं, बट कोटा सिस्टम जो है वो आपके सार्क यूनिवर्सिटी के, सार्क रीजन के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट जो है वो आपका ढाका में है। व्हाट डज इट डू? इट मेंटेन्स अ स्टैंडर्ड लिस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड लिस्ट, फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए राइस, राइस ऐसे ही बोल देता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। मोस्टली ये आपके ड्रग्स वगैरह, जो ड्रग्स मतलब नार्कोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दवा वगैरह होता है उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करना थ्रू आउट द रीजन, वैक्सीन्स वगैरह, या अदर आपके क्वालिटी ऑफ द, मतलब खाने पीने का जो सामान है उसके, वो सब के लिए। सपोज कीजिए कि राइस का इसने क्वालिटी डिसाइड कर दिया कि सब इस बेंचमार्क में होना चाहिए, इसके अंदर ये विटामिन्स होने चाहिए, ये मिनरल्स होने चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो सब अगर नहीं होगा, उससे कम होगा, तो वो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सार्क रीजन के अंदर, मतलब आपके साउथ एशियन रीजन के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है। ओके, ये आपके अदर थिंग्स के लिए भी, जैसे आपके बहुत सारे जो इस रीजन में ट्रेड वगैरह जो भी चीज़ें होती रहेंगी उनका भी स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए काम करता है। ओके, नेक्स्ट है लास्टली सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन को हमारे यहाँ पे सुलह कहते हैं, मतलब से सिंपली अगर आप लोग समझने की कोशिश करो, सो इट इज़ सुलह, मतलब दो पक्ष के बीच में लड़ाई चल रही है तो उनके बीच में बिठाया, उन लोगों को सुलह मशवरा कराया कि चलो भाई छोड़ो यार, एक दूसरे को गले लगा लो, हैंड शेक कर लो, ठीक है। सो वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो है, इसका सेक्रेटरी जो है, ऑफिस जो है वो आपका पाकिस्तान में। तो आप समझ ही सकते हैं कितना हद तक का ये आर्बिट्रेशन चलता हुआ है। ओके, सो दिस इज द 4 इम्पॉर्टेंट आपके स्पेशलाइज बॉडीज है सार्क के, उनका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थिंग, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कौन कौन से एरियाज में इनके बीच में कॉपरेशन होता है, तो दीज आर द एरियाज। आप लोग देख सकते हैं कि मिलिट्री वगैरह इसके अंदर नहीं है, ठीक है। मिलिट्री वगैरह या कॉम्बैट ये सब वगैरह इसके अंदर नहीं दिया गया, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट मतलब आप देख सकते हैं कि एकदम अगर सिंपली आप देखेंगे तो जितने भी आपके कल्चरल एंड सोशल टॉपिक्स है या फिर आपके जो इकोनॉमिक टॉपिक्स है उनके ही ऊपर से काम किया जा रहा है। आपके पॉलिटिकल टॉपिक्स या जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह के या आसपास के कोई भी प्रॉब्लम वाले इश्यूज हो उनके ऊपर बात नहीं किया जाएगा, या फिर मिलिट्री के यूजेस या फिर मिलिट्री के एक्सरसाइजेस वगैरह यहाँ पे नहीं कराए जाते। ओके इतनी खूबसूरत आवाज़ को गले में क्या खराश आ गई, ठीक है। तो खैर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट एनवायरनमेंट, नेचुरल डिजास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर्स, ठीक है। अदर्स ये सब कुछ मतलब इसी तरीके से मैं आप लोग जो बता रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो एक्सपेक्ट्स है उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, रादर दैन क्या बोलते हैं किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर बात करना। ओके नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मोस्टली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके जो पंचशील के, अगर आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स याद हैं तो उन्हीं को आप लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर इंडिया उसका पार्टिसिपेंट होगा ना तो उसमें आप अगर पंचशील के ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे तो जनरली इट इज मतलब वो लगभग वैसा मिलता जुलता वैसा ही रहता है। ओके खैर ओके, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं तो आपका फर्स्ट, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो साउथ एशिया के रीजन के लोग हैं वो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि भाई इन लोगों का वेलफेयर करना। आखिर ग्रुपिंग बनाया किस लिए गया है, आपस में लड़ाई करने के लिए थोड़ी बनाया, वेलफेयर करने के लिए। किसका, आपके साउथ एशिया का वेलफेयर करने के लिए। तो वहाँ पे रहते कौन है, उनका वेलफेयर करना। ओके नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का, ठीक है। प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर होना, ठीक है। इसके लिए सब एक दूसरे को मदद करेंगे और कंबाइनली ग्रो करने वाले। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ना आसियान को दिया जाता है। आसियान इज द ग्रुपिंग ऑफ 10 कंट्रीज जो कि कलेक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। इनके इंटर ट्रेड मतलब इंटर रीजनल ट्रेड जो है जो बहुत हाई है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इनके इंटर रीजनल ट्रेड की वजह से ना ये रीजन पूरा प्रॉस्पर करता है, ठीक है। खैर वो सब बाद में कभी और डिस्कस किया जाएगा, वो हमारे लिए रेलेवेंस का फिलहाल नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, एक्टिव कोलाबोरेशन, ठीक है। एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ों में आपका, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे सोशल स्फीयर हो, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, कोई भी फील्ड हो उसमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना। ओके नेक्स्ट, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग के साथ अपनी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट, कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम। हर इंटरनेशनल फोरम पे हम लोग आपस में एक गुट की तरह, एक फैमिली की तरह, एक मेंबर्स की तरह बात करेंगे। जो मैं बोलूंगा वही वो भी बोलेगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि भाई ऐसा हो नहीं पाता, पाकिस्तान को कुछ और ही चलता रहता है हमेशा, वो अपने लोकल डोमेस्टिक पॉलिसी से ही नहीं परेशान रहता, ठीक है। खैर, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन सब एम्स को फुलफिल करने के लिए वो वर्क करेगा। ओके नेक्स्ट, भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखिए। ओके फर्स्ट, इसके अंदर 3% वर्ल्ड का एरिया है, तो इसमें से लगभग 2.5 वर्ल्ड का 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया जो है वो इंडिया का ही है। तो 0.6% सिर्फ एरिया जो है वो बाकी इन कंट्रीज का। ओके तो नियरली 3% ऑफ द एरिया जो है वर्ल्ड का ये कॉपरेट करता है। नेक्स्ट, 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है और ग्लोबल इकोनॉमी का ये इतना है। आप तो थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब यूएस $3 ट्रिलियन तो इंडिया की ही इकोनॉमी है। तो ये लगभग जितना कहा जा रहा है ये इंडिया का ही इकोनॉमी बच गया। ओके बट अराउंड इतना, ये 5-6% के आसपास ही। ओके नेक्स्ट, क्रिएटिंग सिनर्जीज। इस रीजन में सिनर्जी बनाना। सिनर्जी मतलब एक दूसरे के साथ मिंगलिंग करना। हर चीज़ में आप एक दूसरे के साथ क्या बोल सकते हैं कि तालमेल, जिसको कहा था तालमेल बिठाना, हमेशा एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ाना, एक दूसरे के साथ ट्रेड में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर कल्चरल स्पीयर में हो, किसी भी स्पीयर में हो, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार रखेंगे। ओके नेक्स्ट, कॉमन सोल्यूशन। आप लोग को ये पता ही होगा कि सार्क का जो भी कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज है, सबका एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, माल नरिशमेंट, हेल्थ स्टैंडर्ड्स की कमी, ठीक है, फंड्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लो होना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट कोर प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक कंट्री, जितने भी 8 कंट्रीज थे, इन सब को इक्वली इफेक्ट कर रहा है। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, वही वाला हिसाब है, बाकी सबको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो वी शुड फाइंड ए कॉमन सोल्यूशन। हम लोग को कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है सो दैट हम लोग इस सब चीज़ों से कॉमनली लड़ सके। ओके इसका अचीवमेंट्स क्या है, तो
जितने भी अचीवमेंट्स है वो अब नेगेटिव होने की वजह से अब काफ़ी तक हट चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए अचीवमेंट्स क्या क्या थे, ठीक है। तो इन लोग ने फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट करके रखा था। एग्रीमेंट था कि इस रीजन को हम लोग फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर देंगे, और कई सारे जो सामान होंगे उनके ऊपर ट्रेड का हम लोग जो रिस्ट्रिक्शंस है या कस्टम ड्यूटीज है उसको रिड्यूस करेंगे। हुआ नहीं जनरली, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग साप्टा एग्रीमेंट किया, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। हम लोग साउथ एशिया के कंट्रीज को प्रिफरेंशियल ट्रेड देंगे। हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रेड देने का मतलब ये हो रहा है कि इस रीजन से अगर कोई भी सामान आएगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ये हम लोग ने मतलब करके रखा था, एंड एज यूजुअल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग ने क्या किया कि इसको साफ्टा में कन्वर्ट किया। साफ्टा मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशिया के रीजन का, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया। और टारगेट ये सेट किया कि 2016 तक हम लोग जितने भी कस्टम ड्यूटीज ट्रेड इस मतलब जितने भी गुड्स वगैरह इस रीजन में ट्रेड किए जाते हैं उनके ऊपर जितने भी कस्टम ड्यूटीज है उसको जीरो तक ले आ जाएंगे, ठीक है, बाय 2016। मतलब इस रीजन को जीरो कस्टम ड्यूटी वाला रीजन बना देंगे, ठीक है, कस्टम यूनियन टाइप बना देंगे, ठीक है। बट एज यूजल काफ़ी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह गई। मतलब अगर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तान ने नहीं किया है तो इंडिया ने भी नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इंडिया ने किया उन्होंने नहीं किया, और ऐसा नहीं है, दोनों ने ही नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है सतीश, ठीक है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स को टारगेट किया था, यहाँ पे हम सर्विसेज को टारगेट करें कि इस रीजन में सर्विस सेक्टर का एक लिबरलाइजेशन हम लोग देखा जाए, ताकि सर्विस सेक्टर जो भी आपका है, जैसे टूरिज्म है, आपका हॉस्पिटैलिटी है, आपका ये मेडिकल है, आपका सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे जो आपके सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग वगैरह, फाइनेंस वगैरह, इन सबको लिबरलाइज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट सार्क का यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि इसके वजह से मतलब एटलीस्ट इस रीजन में एक चीज़ के ऊपर तो हम लोग काम डेफिनेटली कर रहे हैं, वो है एजुकेशन। उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और भी अच्छी अच्छी काम करने के लिए प्लान बना के रखे थे, बट वो सब एज यूजल पॉपुलरली मतलब हुआ ही नहीं, ठीक है। जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वगैरह हम लोग करना चाहता, बट हुआ ही नहीं। तो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में मैंने बताया हुआ, ओके। इनफैक्ट बांग्लादेश वाले में मैंने BBIN जो बताया उसमें मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बारे में बताया था, ओके। अगर देखा होगा तो वेरी गुड है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट होने का जो ये हमारा एक मेन क्राइटेरिया 2014 में जब नई सरकार आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसी पॉलिसी को सबसे ज़्यादा प्राइमेसी दिया। उन्होंने अपने क्या बोलते हैं जो करंट आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस समय के जितने भी आपके सार्क के मेंबर्स थे, सार्क के रीजनल हेड्स थे, उन सबको बुलाया अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में, और फिर उसका उनसे सब लोग से बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह की। एंड फिर उसके बाद जो आपका सार्क का मीटिंग होने वाला था उसको शेड्यूल कराया गया काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो वहाँ पे सार्क की मीटिंग हुई, ओके। तो ये हम लोग ने दिखाया कि हम लोग नेबरहुड फर्स्ट के ऊपर बल देते हैं, ठीक है। एंड स्टिल वी कंसिडर नेबरहुड फर्स्ट एज अ प्राइमरी पॉलिसी, बट वही है कि हम ही लोग कर रहे हैं, बाकी और इतने लोग नहीं कर रहे। जैसे हम लोग ने भूटान को मदद की है, काफ़ी सारी मदद की है। मैं बोल मतलब गिनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। भूटान को किया है, नेपाल को किया है, आपका बांग्लादेश को किया हुआ है। हम लोग जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं उन लोग को हमेशा हेल्प करते रहे। लाइन ऑफ क्रेडिट कितना सारा हम लोग ने, डेट स्वैप पॉलिसी ये सब श्रीलंका के साथ करके रखा हुआ है, रूपी स्वैप एग्रीमेंट वगैरह करके रखा हुआ है। मालदीव को तो कितने बार उसके कू वगैरह से बचाया हुआ है, तो उसकी तो मेरे को काउंटिंग नहीं याद आ रही, ठीक है। अफगानिस्तान में हम लोग ने $5 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। दिस आर ऑल द थिंग्स जो कि हम लोग ने एक्चुअली में किया हुआ, ग्राउंड पे किया हुआ, रियलिटी है ये, इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। बट वही है कि भाई हम लोग कर रहे हैं लेकिन उनके तरफ से कुछ भी मतलब पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो ये वन साइडेड होता चला जाएगा, तो कुछ समय के बाद ये बंदी हो जाएगा, ओके। जियो स्ट्रैटिक सिग्निफिकेंस, देखिए आप चारों तरफ से घिरे पड़े हो आपके छोटे 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 नेबरिंग कंट्री से, आप इसमें सबसे बड़े हो, ठीक है। मतलब हाइट वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली भी देखे, पॉलिटिकली भी देखे, आपकी जनसंख्या के हिसाब से देखे, हर फैक्टर्स के ऊपर, जीडीपी वगैरह के टर्म्स के हिसाब से भी देखे, तो भी आप सबके बाप हो, मतलब तो सबसे आगे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। सो इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप
इस रीजन की जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को बना के रखे। देखिए क्या है ना कि अब जैसे आप बड़े हो, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, जितने भी आपके अदर कंट्रीज है, आपके आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, इन लोग को हमेशा एक भय लगता रहेगा कि भाई इंडिया कभी भी हमारे ऊपर डोमिनेट कर सकता है। मैंने नेपाल वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि किस तरीके से नेपाल की जो पॉलिटिक्स है वो बेस ही है इसी बेसिस पे कि भाई एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते रहो और आपके क्या बोलते हैं आपके हाथ में सीट्स आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को इतने भोले उन लोग को सिखा दिया गया कि भाई इंडिया ही सब कुछ कर रहा है। आपके यहाँ पे भूकंप भी आ रहा है ना, तो इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जैसे भूटान है, तो ये भी डरता रहता है हमेशा, भले इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन इसको भी डर है कि भाई इंडिया एक डोमिनेंट ब्रदर की तरह काम ना करे, ठीक है। बांग्लादेश है, तो ये भी हमेशा रेगुलर बेसिस पे यही सब बयान आता रहता है कि भाई डोमिनेंट ब्रदर की तरह या बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर वाली छवि नहीं होनी चाहिए, इसका एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हम लोग को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, ना कि ये बड़ा भाई की तरह हरकतें करें, ठीक है। सो दैट इज वाई, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर उन लोग क्या करेंगे कि चाइना की तरफ टिल्ट करना स्टार्ट करें, चाइना को तुरंत फोन लगाए कि हाँ भाई चाइना देखो ये हम लोग को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जियो स्टैटिक सिग्निफिकेंस जो इस रीजन का है वो भंग होता चला जाएगा, है ना। आप ही समझिए ना, आप ही के आसपास आके चाइना अपने सेंटर्स बना के बैठ जाए, यहाँ एक एक मिलिट्री ग्राउंड बना के बैठ जाए, तो इंडिया को भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होगी ना। नेक्स्ट, रीजनल स्टेबिलिटी, वही सेम चीज है कि भाई इस रीजन का स्टेबिलिटी बना के रखना ये इंडिया का ही क्या बोलते हैं दायित्व है, और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ इस सार्क का इतना बड़ा दायित्व है। अगर सार्क स्टेबल है तो इंडिया आसानी से ग्रो करता रहेगा, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन यही है कि इस रीजन में इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी अनस्टेबिलिटी बनी पड़ी रहती है हमेशा कि नॉट पॉसिबल कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबका हो पाए, एक दो कर रहे हैं तो बाकी लोग जल रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल लीडरशिप रोल, अगर आप लोग को बनना है, जैसे आपको भारत को जगत गुरु बनना है, ठीक है, विश्व गुरु बनना चाहता है, ठीक है, तो विश्व गुरु बनने का अगर आपके बगल वाले ही आपसे संतुष्ट नहीं है, सो व्हाट इज विश्व गुरु, ठीक है। विश्व गुरु का मतलब क्या है, आपके बगल वालों को खफा करके आप क्या बोलते हैं विश्व गुरु बनोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो यू शुड हैव योर नेबर्स हैप्पी, यू शुड हैव योर नेबर्स हैप्पी। यस, एक दो हो सकते हैं कि दुखी हो, उनका नेचर ही ऐसा हो सकता है कि वो दुखी हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या बोलते सबके सब खुशी होने वाले, लेकिन जो मैक्सिमम है ट्राई टू हेल्प देम, कि उन लोग को लगे कि हाँ इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो वो हम लोग को लेके ग्रो कर रहा है, हम लोग को अलग से छोड़ के नहीं बैठा हुआ, ठीक है। दिस शुड बी द केस, ओके। गेम चेंजर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, गेम चेंजर इसके लिए है क्योंकि आप समझिए कि आपके आसपास जो घुमा फिरा के, मैंने आप लोगों को म्यांमार के मैपिंग में, म्यांमार के वीडियो में भी बताया और आपके बांग्लादेश के वीडियो में भी बताया कि आपका जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है, इट इज द लॉन्च पैड ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका लॉन्च पैड क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को ज़रूरी क्या है कि हम लोग को इस रीजन में शांति बना के रखना है, तो उसके लिए हम लोग को म्यांमार को क्या बोलते हैं शांत बना के रखना है, भूटान को शांत बना के रखना है, और बांग्लादेश को शांत बना कर, नेपाल को भी बना के रखना है। इससे क्या है कि इस रीजन में शांति बनी रहेगी, इस रीजन में जितना शांति बनी रहेगी उतना आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और ज़्यादा वर्केबल हो गए, और ज़्यादा रिलेवेंट होते चले जाओगे, और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ग्राउंड पे रियलिटी बनाने में, ठीक है। सो इट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर एक्टिव पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए, हालांकि आप लोग को पता ही है। लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, इतनी कम मीटिंग्स की गई, इतनी कम, आप समझिए 2014 के बाद से तो मीटिंग्स ही नहीं हुई, 2015 में शायद, 2015 में या जो 2014 में लास्ट हुआ था उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुआ है। उरी अटैक होने के बाद से ये हुआ ही नहीं, 2015 में, यस, उसके बाद 2014 में लास्ट हुआ था, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसके बाद से एक भी मीटिंग नहीं हुई है सार्क की, तो आप समझ सकते हैं कि इतना समय बीत गया, मतलब लगभग लगभग 10 साल बीतने को आ रहे हैं, 10 साल होने को आ गए, लेकिन एक भी मीटिंग नहीं कराई गई सार्क की, तो इट इज़ मतलब ये तो गड़बड़ है ना, मतलब इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा धीरे धीरे करके, ओके। नेक्स्ट, ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन लीड टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। देखिए आपने इतने सारी चीज़ें ऐड कर दी इसके अंदर कि हम लोग को करना क्या क्या है, ये देखिए आपने कितना सारा एरिया ऑफ कॉपरेशन घुसेड़ दिया इसके अंदर, जितने भी एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ, हर चीज इसके अंदर डाल दिया गया है, जबकि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज है उन लोग का बस खाना पीना हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
इंडिया को छोड़ दिया था तो बाकी सारे के सारे सिर्फ हैंड टू माउथ वाले कंडीशन में रह रहे, और उन लोग को इतने सारे एरिया ऑफ कॉपरेशन देने की वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो एनर्जी है, इनके जो रिसोर्सेस है, इनका जो टाइम है, वो सब कुछ पूरी तरीके से अदर थिंग्स में लग जा रहा है, ना कि जो मेन क्रक्स वाला एरिया है आपका, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। ओके, नेक्स्ट है साफ्टा का लिमिटेशन। मैंने बताया भाई साफ्टा का हम लोग ने ये किया, लेकिन उसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड किया, जैसे आपका साफ्टा में आपका सर्विस सेक्टर बिल्कुल भी एक्सक्लूड करके रखा गया, और साफ्टा को पूरी तरीके से लागू भी नहीं किया जा सका है पूरे के पूरे भारत, पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर। ओके, इंडो पाक रिलेशन, तो इसके बारे में तो बोलना ही नहीं है आपको। सार्क में अगर एक चीज बता दो, सार्क में एक यूनिसन के हिसाब से काम होता है, मतलब इसमें जो 8 लोग हैं, वो 8 लोग जब किसी चीज के लिए राजी होते हैं तो ही काम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो भाई एक तो भाई ऐसा बंदा है जिसको कभी भी पसंद तो आने वाला है नहीं, वो तो कभी भी हमेशा अगेंस्ट में रहना, दुनिया अगर एक तरफ चलती रहेगी तो वो अलग ही नाव लेके अलग ही रास्ते पे चलता रहता है। सो दैट इज वाई हमारे बीच में हमेशा मनमुटाव, खटास बनी ही रहती है, बनी ही रहती है, क्योंकि हो ही नहीं पाता ना कोई भी चीज़ है। दैट इज वाई सार्क एक तरीके से आज डिफंक्ट पड़ा हुआ है, किसी भी काम करने, डिसफंक्शनल जिसको कहा था, डिसफंक्शनल पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स इन द सार्क। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो वापस से वीडियो देखिए, नहीं फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स को भरने की कोशिश कीजिएगा, मैं हूँ ना यहाँ पे। इसके अलावा चलिए आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैम, चलिए।